नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रय परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी के हूबहू क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्वेश्चन पर जरूर नजर डालें, जिससे कि क्या है कि आपको पैटर्न समझ में आए। क्योंकि 2018 की जो एग्जाम थी उसका जो पैटर्न था वो अलग था, लेकिन 2022 की एग्जाम हो रही है उसकी जो पैटर्न है वो टीसीएस ने बहुत ही अलग कर दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक बार नजर दौड़ाएं और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन अपना करें, जिससे कि ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और उसको क्रैक कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में स्थित है, और वहीं पर आपका सरदार जी का वहाँ पे एक प्रतिमा भी है, जो कि बहुत ही ऊंचा ऊंचा है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर है, जो कि अपने आप में एक फेमस स्टेचू है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि अवतल दर्पण में फोकस जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं, तो 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम आपको बता दें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसी का आधा होता है फोकस। तो ये 30 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन सेम है। चाहे हम फोकस का ही दुगना कर देते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाता। इसका मतलब इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा ये था कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि यू है वो मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, वो रखा गया है फोकस पे रखा गया है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट पर रखा गया है, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर वस्तु रखी है तो उसका जो इमेज बनेगा वो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, वो अनंत पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, यानी रियल बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। कि आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने पीरियड है, तो कितने ग्रुप और कितने पीरियड है। तो हम आपको बता दें कि जो टोटल है इस तरीके का वर्टिकल जो लाइन होती है, वर्टिकल जो कॉलम होती है वो क्या होती है, वो ग्रुप होती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये क्या होती है, ये पीरियड होती है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो ग्रुप होती है आवर्त सारणी में वो होती है 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। 18 आपका ग्रुप होती है, और जो पीरियड होता है वो 7 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, वो 18 होते हैं, और जो पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आवर्त सारणी से आ रहा है उसमें ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है कि जो जीरो ग्रुप होता है, वो जीरो जो ग्रुप होता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नोबेल गैसेज वाली कॉलम होती है, जो नोबल एलिमेंट होती हैं, वो जो मतलब कि निष्क्रिय यानी कि किसी भी एलिमेंट से क्रिया नहीं करती, उन्हीं को कहते हैं नोबल ग्रुप कहते हैं। यानी कि जीरो ग्रुप कहिए या फिर नोबल ग्रुप कहिए, जो कि 18वां ग्रुप है। 18वें ग्रुप यानी कि 18वें कॉलम को क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल ग्रुप भी बोलते हैं। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आवर्त सारणी में कितने समूह कितने पीरियड है, तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो हम आपको बता दें मेरे फ्रेंड्स, इस टाइम यानी कि 2020 का जो मतलब कि सर्वे हुआ था उसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु है वो पहले नंबर पे है, और गुजरात जो है वो तीसरे नंबर पे है, और महाराष्ट्र जो है वो आपका दूसरे नंबर पे है, और राजस्थान जो है, अगर यहीं पे राजस्थान की बात कर लेते हैं तो तो वो चौथे नंबर पे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो तमिलनाडु राज्य है वो शीर्ष पे है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि रवि कुमार दहिया को कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश की थी कि रवि कुमार दहिया को हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, उसी के बारे में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था किसको, रवि कुमार दहिया, जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उसको आप एक बार अपनी नज़र से जरूर देखें। ये जो पैनी नज़र है आपकी
वो क्वेश्चन पर पड़ेगा और आपको उसके पैटर्न के बारे में मालूम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पैटर्न को समझिए, उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी पैटर्न के अनुसार, यानी कि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग ग्रुप डी की शार्प तैयारी कीजिए, शार्प तैयारी कीजिए। हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? हम आपको बता दें, कुल मिलाकर विधेयक जो पारित हुआ है वो कुल मिलाकर 124 हुआ है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक पारित हुआ है वो 124 पारित हुआ है, लेकिन जो सक्सेस हुआ है, सक्सेस का मतलब है कि 103 संविधान संशोधन हुआ है। 124 में केवल 103 बार ही संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रमुख है, मतलब कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का है। जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन आप लोग ये भी याद रखेंगे। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो जीएसटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। मतलब 124 मतलब संविधान संशोधन में संशोधन के लिए, संविधान के संशोधन के लिए 124 विधेयक पारित किया गया है, लेकिन उसमें से सक्सेस का मतलब कि 103 ही आपका संविधान संशोधन अब तक हुए हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो हम आपको बता दें, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 40 में वर्णित है। किसमें है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में उसको वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। हम आपको बता दें कि जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट हुआ था। नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। वो भी कब? वो भी गांधी जयंती के दिन 1959 ईस्वी में, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, शुरुआत किया गया था। हम आपको ये भी बता दें कि आजकल ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो 243 है, जो 243 है, इसमें ये भी पूछा गया था 243B। 243B में क्या है? तो हम आपको बता दें 243B में ये है कि पंचायतों का संगठन, पंचायतों का संरचना, यानी कि पंचायतों का जो संगठन होगा वो ग्राम के हिसाब से अकॉर्डिंग और जो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब कि क्या होगा, इनकी गठन किया जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का। इसका मतलब है 243B बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा भी था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अमीबा किस प्रकार से श्वसन करता है? तो हम आपको ये बता दें कि जो अमीबा होती है वो क्या होती है? एक कोशिकीय जीव होती है, यानी कि यूनिसेलुलर जीव होती है। क्या होती है? यूनिसेलुलर जीव होती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। कितनी होती है? ऑर्गेनिज्म होती है। बट हम आपको ये बता दें, इसमें जो मतलब कि श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन जो ऑर्गन होता है, जो क्या होता है, रिस्पिरेशन ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो मेरे फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें सांस लेने की, इसमें श्वसन करने की, इसमें रिस्पिरेशन करने की जो ऑर्गन होती है वो नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है, अगर ये पानी में रह रही है तो पानी का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी के कारण जो पानी होता है, पानी में ही ऑक्सीजन इंक्लूड रहती है, वही डिफ्यूज करके इनके बॉडी में जाता है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोशिकीय श्वसन ही होता है, लेकिन ये मेथड क्या होता है, डिफ्यूजन का, यानी कि विसरण का। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विसरण हो जाएगा। विसरण मेथड से, विसरण क्रिया से ये लोग अमीबा श्वसन करते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आर्टिकल 243B किससे संबंधित है? तो हम आपको यही बताएं अभी जस्ट कि 243B जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अक्सर बार बार इस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले अक्सर प्रीवियस यानी कि जो 2018 की जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसमें क्या पूछा जाता था, उसमें पूछा जाता था कि पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन वो तो 40 आर्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन आजकल ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 243 किससे रिलेटेड है, 243B किससे रिलेटेड है। तो 243B जो है पंचायतों के गठन से है, यानी कि ग्राम स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस हिसाब से गठन किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 243B में ये सब वर्णित है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि यदि अवतल दर्पण में कोई भी फोकस बिंदु पर रखा जाता है, कोई भी वस्तु अगर फोकस बिंदु पर रखा जाता है, किस पे रखा जाता है, जैसे ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर ये क्या है, ये फोकस बिंदु है। तो अब कह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर फोकस पे रखा जाएगा तो डायरेक्ट अगर इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में, यानी कि अनंत पे बनेगा। तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, वो इनफाइनाइट पे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, यानी कि अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा।
और ये इन्वर्टेड रहेगा। क्या रहेगा? इन्वर्टेड रहेगा, यानी कि उल्टा रहेगा। ये इमेज कैसा बनेगा? उल्टा रहेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत पे वास्तविक और उल्टा बनेगा अवतल दर्पण में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय महिला दिवस, वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 13 फरवरी को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय महिला ही दिवस पूछे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछने पर वो 8 मार्च यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोग हमेशा डिफरेंस याद रखेंगे, अंदर माइंड में कॉन्सेप्ट बनाए रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण वो लोग हमेशा तुरंत 8 मार्च को मार देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये राष्ट्रीय पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आज की जो शिफ्ट में यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 13 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, अगला जो प्रश्न है मतलब मैथ से रिलेटेड आया था। हम आपको केवल साइंस यानी कि जो बायो है वो मतलब साइंस जन टोटली साइंस यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बायो है उसी से हम आपको बता रहे हैं। और चक्रवृद्धि व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हम आपको अगले वीडियो में मतलब या फिर हम अलग से वीडियो बनाकर उसकी ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे, या फिर हमारे चैनल पे मतलब कि ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। यानी कि इसमें क्वेश्चन आया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें क्या पूछा था? डिफरेंस पूछा था, उसमें डिफरेंस पूछा था। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जय